हेलो एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको कंज्यूम करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। वो तो काफ़ी सॉर्टेड थी कि हाँ जी, घास को खाने के लिए ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को खाने के लिए। लेकिन इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें उलझा हुआ मैकेनिज्म है, मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, फूड वेब। वेब मतलब जाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये पेड़ को डियर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, फ्रॉग भी खा रहा है। अब इस माउस को ईगल भी खा सकता है, स्नेक भी खा सकता है, या हॉग भी हंट कर गया सीधा अगर उसको दिख गया तो इसमें कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये बहुत उलझा हुआ मैकेनिज्म है, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। एक अच्छी बात है फूड वेब की कि फूड चेन में क्या होता था कि कोई भी एक लेवल का फूड खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके चक्कर में अगर एक पूरी स्पीशी खत्म हो गई, तो फूड चेन में आप क्या देखोगे कि अपर लेवल जो था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या खाएंगे अपर लेवल वाले, उनका तो खाना ही बंद हो गया, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में फूड वेब एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर फ्रॉग को सरवाइव करना है तो वो ग्रास हॉपर भी खा लेगा, पेड़ पौधे भी खा लेगा और माउस को भी खा लेगा। मतलब ये कि एक अगर खत्म हो जाए तो ऑल्टरनेट तो अवेलेबल है ना। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो फूड वेब क्या होता है कि ये मल्टीपल इंटरलिंक फूड चेन होती है जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, और इसमें कई पॉसिबल लेवल पाथवेज होता है जहाँ पे लोअर लेवल से एनर्जी लेकर के अपर लेवल बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल से होके जा सकती है। अब हम जानते हैं एमेंसलिज्म के बारे में। इसमें एक स्पीशी को नुकसान होता है लेकिन दूसरी स्पीशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है, इसमें दो स्पीशीज का इंटरेक्शन या रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ब्रेड कंज्यूम करते हो तो उसमें क्या होता है, तो एक फंगी है पेनिसिलियम, वो क्या करता है, पेनिसिलिन करके एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। अब इसमें क्या होगा कि जब एंटीबायोटिक इस ब्रेड में प्रोड्यूस हो गई, तो आपको तो पता ही है कि अगर उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होना होगा तो ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेनिसिलिन, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फंगाई तो अपना काम कर रहा है नेचुरल प्रोसेस में, बट उसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है, दूसरी स्पीशी को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दैट इज बैक्टीरिया। तो ऐसे में एक को नुकसान सहना पड़ेगा। कौन? यहाँ पे बैक्टीरिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर इसमें फंगस को कोई फर्क पड़ रहा है? नो। तो इसी को एमेंसलिज्म बोलते हैं। सिमिलरली एक बड़ा पेड़ है, उसके पास में एक छोटा पेड़ है, इनकी ग्रोथ में भी अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो ये बड़ा पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अनअफेक्टेड है कि हाँ जी ग्रोथ कर गए तो कर गए। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, ये छोटे वाले पेड़ को, क्योंकि छाया उस पे आ रही है, उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो कुल मिला करके छोटे वाले पे नेगेटिव असर है और बड़े वाले पे कोई असर नहीं है। तो ये हो गया एमेंसलिज्म। अब आते हैं प्रेडेशन के ऊपर। तो प्रेडेशन अपने आप में खुद ही क्लियर करता है कि एक स्पीशी को फायदा है और दूसरे स्पीशी को नुकसान है। जैसे कि लेपर्ड, टाइगर, चीता, इनके पास गजब के क्लॉज हैं जो कि ग्रिप बना लेते हैं अपने प्रे के ऊपर, शिकार के ऊपर, और उनको इजीली मार के खा जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, शिकार को तो नुकसान हो गया और शिकारी को फायदा हो गया। तो ये बोलते हैं प्रेडेशन, मतलब कि एक स्पीशी को बेनिफिट है और दूसरे को नुकसान है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। कैसे? क्योंकि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, ये जो खाते हैं, इनका जो खाना होता है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये जो पॉपुलेशन प्रेस की है, डिफरेंट स्पीशीज़ की है, अगर इसका पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो इसके नीचे वाला जो ट्रॉफिक लेवल होता है ना, उसमें कमी आ जाती है। तो जैसे कि रैबिट्स घास फूस खाते हैं, तो अगर रैबिट्स का पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो प्लांट्स का पॉपुलेशन भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये जो हर्बीवोरस हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जंगल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए प्रेडेटर्स का बहुत मेजर रोल होता है, हमेशा डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ सेम लेवल की जो स्पीशीज़ हैं, मतलब जो हर्बीवोरस हैं,
उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हिरन बहुत ज़्यादा हो गए तो प्रेडेटर्स खा जाते हैं, और रैबिट ज़्यादा हो गए तो प्रेडेटर्स खा जाते हैं। तो इसी तरीके से बैलेंस मेंटेन करने का काम कर दिया जाता है। अब आते हैं पैरासिटिज्म पे। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक पॉजिटिव रहता है, दूसरा नेगेटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर जुए हैं या टिक्स हैं तो वो क्या होता है, परमानेंटली अपने होस्ट के ऊपर रहता है, मतलब बालों में परमानेंटली रहते हैं, वो उसका घर ही हो जाता है और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को उस होस्ट से ही पूरा करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सरवाइव कर रहा है तो वो एक तरीके का पैरासाइट है। कैसे कि वो परमानेंटली हमारे ऊपर रह रहा है और हमारी जो एक्टिविटीज़ है ना उनको उसने अडेप्ट कर लिया है। तो इसमें हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, टिक एंड डॉग। जैसे कि मैंने आपको टिक और ह्यूमन का एग्जांपल बताया, वैसे ही टिक एंड डॉग का रिलेशनशिप है। देन हुकवॉर्म्स एंड ह्यूमंस, पेट के अंदर जो बीमारी हो जाती है हुकवॉर्म्स के कारण, तो वो परमानेंटली पैरासाइट बन जाते हैं पेट में। देन एफिड्स एंड प्लांट्स, cuckoo in the bird's nest, then barnacles and whales, leeches and humans। मतलब दोनों स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रू न्यूट्रलिज्म इज अनलाइकली टू बी सीन, मतलब ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब दोनों स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है क्या। अब आ जाइए कमेंसलिज्म पे। इसमें एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरी स्पीशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप एग्जाम्पल ले लो शार्क फिश और सकर फिश का। तो सकर फिश जो होती है ना वो शार्क फिश के बॉडी के अंदर रहती है। ये शार्क के साथ में ट्रैवल भी करती हैं दूर दूर तक, शार्क के को प्रोटेक्शन भी देती हैं, और शार्क अगर कुछ खा रही है तो बचा कुचा जो माल है उसको कंज्यूम करके वो सरवाइव कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया हुआ है, किस तरीके से एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन शार्क को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना तो उसको कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। ये रिलेशनशिप प्लांट्स में भी देखी जा सकती है। अगर आप ट्रॉपिकल साइड में जाओगे ना तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना उनके ऊपर एपीफाइटिक प्लांट्स भी ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स दूसरे पेड़ों के ऊपर उग रहे हैं उनको तो होस्ट मिल गया, पर वो जो बड़े पेड़ हैं जिनके ऊपर वो उग रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म पे। तो इसमें ऐसी दो स्पीशीज होती हैं जो इंटरैक्ट करती हैं तो दोनों को फायदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान किसी को नहीं है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। अब इसमें आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक तो है हर्मिट क्रैब और दूसरा हो गया सी एनेमोन। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो गजब की रहती है। तो इनमें क्या होता है कि क्रैब के ऊपर सी एनीमोन रहते हैं तो क्रैब को ये बेनिफिट हो जाता है कि इनको कैमोफ्लॉज प्रोवाइड हो जाता है सी एनीमोन से। कैमोफ्लॉज का मतलब क्या होता है कि अपने एम्बियंट के अराउंड, अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि गिरगिट में होता है। तो वो जो कलर चेंज करने की क्वालिटी होती है वो सी एनीमोन के पास होती है। तो ऐसे में क्या होता है, हर्मिट क्रैब्स की प्रोटेक्शन हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे क्रैब है वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है तो क्रैब का कलर पत्थर के अकॉर्डिंग हो गया सी एनीमोन के कारण। अब कोई भी प्रेडेटर जो है वो उस पर अटैक करने की सोचेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो पत्थर है कि क्रैब है। वहीं दूसरी तरफ सी एनीमोन को ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ये सब की फैसिलिटी मिल जाती है क्रैब से, तो दोनों को फायदा हो गया। तो यही होता है म्यूचुअलिज्म।